हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें डेली आपका एक एक टॉपिक कवर किया जाता है। इसके पहले जब इस श्रृंखला को शुरू किया गया था तो उस टाइम पे आपके कुछ टॉपिक एक साथ कवर किए जाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उस कारण से हमने अभी एक एक टॉपिक ही साथ में रखा है, ताकि आप 25-30 मिनट या फिर आधे घंटे में एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। और टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लें। तो इस संदर्भ में इस सीरीज को आपका कंटिन्यू किया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में। तो लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के संदर्भ में है, जिसमें हम सबसे पहले नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों की सॉल्व करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी और हमारे साथ जो भी इसके अंतर्गत जो भी सेशन चलाए जाते हैं तो उन सभी की पीडीएफ आपको वहां टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आता है लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग के संदर्भ में। इसके संदर्भ में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था ओम्बुड्समैन के नाम से इसे जाना जाता है। तो लोकपाल को किस नाम से जाना जाता है? ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय होती हैं और उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 10 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर इसके अध्यक्ष बने और 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतमैया के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 में हुई और ओडिशा ऐसा पहला राज्य था जिसमें लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किए गए और मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। अब आता है वर्ष 1993, जब उस टाइम पे बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ को जांच करने के लिए था और राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय बना, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति सलाहकारी प्रकृति की होती है और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों, जिसमें सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, जिसमें एक महिला होगी। और संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होंगे। और संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष के लिए किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए।
यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और भारत के विधि आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है जो कि विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC सेतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था और नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। और 1992 में संसद के अधिनियम के द्वारा 17 मई 1993 को इसे प्रभावी कर एक सांविधिक यानी कि वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। और केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। और 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो था वह भी एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम का 1990 के तहत जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य उपबंधित किए गए। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया। और मंडल आयोग का प्रमुख कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना और संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग पर उपबंध कर सकती है। और अनुच्छेद 316 का क्लॉज 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती है। और अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। और संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय जो है वह संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा इसके रिलेटेड पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन रहे हैं। तो ये प्रथम लोकपाल जो रहे हैं वह पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किस इसके आयोग के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी होगा कि इसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था जो कि मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को आया था। और बाद में 1967 में हरमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और आयोग का कार्यकाल 1970 से समाप्त हुआ। और ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है और जो कि एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सही उत्तर चुनना है कि पहला इसमें दिया गया है कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो सर्वप्रथम अनुशंसा आपकी भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966-70 के बीच में की हुई थी। नेक्स्ट आता है कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, ये लोकपाल है, तो ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस आयोग या समिति की अनुशंसा पर ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया गया था, तो ये आपका आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट आता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति के लिए अध्यक्ष रहे थे, वह कौन रहे थे, मोरारजी देसाई, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया था, तो ये आपका 1968 में लाया गया था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। दूसरा कथन कहता है कि इसे पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। तीसरा आता है कि इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है। और चौथा आता है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो
उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला, तीसरा, चौथा जो है वह सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री बी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति पर पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया और इसे 1, 3, 4 में सही है, जबकि 2 आपका गलत है। बाद में लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से इसे कानूनी रूप ले चुका है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकपाल बिल का मसवदा या आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। पहला अन्ना हजारे, दूसरे प्रशांत जोशी, तीसरे संतोष हेगड़े, चौथे विकिरण बेदी और 5वें आते हैं शांति भूषण। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपके अन्ना हजारे से संबंधित थे, संतोष हेगड़े संबंधित थे और शांति भूषण। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें 1, 3, 5 है, जिसमें 5 सदस्य थे, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। इसके अंतर्गत ये आपके 5 इसमें सदस्य शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा कि इसमें महाराष्ट्र आएगा। कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1972 में की गई थी, और उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किए हुए थे, लेकिन वह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आप कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें आपका जो प्रथम बार लोकायुक्त था वह महाराष्ट्र में स्थापित हुए थे, तो ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना और संस्था की स्थापना हुई? महाराष्ट्र में हुई। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं? तो ये आपके राज्यपाल को करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? तो इसकी पद धारण अवधि जो है वह 8 वर्ष की है। इनके संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की जो पद धारण की अवधि है वह वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसकी पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 में विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है, तो प्रथम भारतीय राज्य कौन सा आता है? इसका उत्तराखंड आता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया है? तो ऑप्शन ए आता है आपका पश्चिम बंगाल और केरल, ऑप्शन बी आता है गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आता है आपका इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन डी आता है राजस्थान और कर्नाटक। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपके कोई भी सही नहीं है, तो इसके सही ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न में जो आपका उत्तर प्रश्न के हिसाब से सी है, क्योंकि ये आपका 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1995 के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी आएगा। बट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें आपका वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये आपकी आती है लोकायुक्त से संबंधित है, तो ऑप्शन डी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें कथन और कारण के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन कारण सत्य है। तो कथन कहता है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई हो, और कारण कहता है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ये आपका कथन और कारण दोनों सत्य होते हैं बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। तीसरा आता है कि भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। और चौथा आता है कि भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर है कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आपका 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से कुछ कुछ प्रावधान जो है इसमें लागू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। लेकिन प्रश्नकाल में जो 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया था, तो इसके संदर्भ में है तो भारत में 6 समुदायों मतलब कि आपके मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। बट प्रश्न में आपके 5 समुदाय का नाम उल्लेख किया गया। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम 17 मई 1993 से इसे प्रभावी किया, जिसके तहत सांविधिक दर्जा दिया गया और जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया। और अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि मान्यता प्राप्त नहीं हो। और इस प्रकार से आपका 2014 के पूर्व तक तो ये पहला, दूसरा, चौथा कथन आपका सत्य था, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका दूसरा और चौथा होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इस कारण से इसमें कोई भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो आपको इसकी व्याख्या को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत। ऑप्शन बी आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत। ऑप्शन सी आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के तहत। और ऑप्शन डी आता है राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की धारा 3 के तहत। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। अब इसकी व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई और इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से तथा धारा 4 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि व सेवा शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य उक्त अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट किए गए हों और अधिनियम की धारा 12 आयोग की लेखा और लेखा परीक्षण से, धारा 15 आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्टाफ में के लोक सेवकों होने से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई है। तो यह किसके अध्ययन के लिए बनाई गई है? राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस समिति का नाम बताइए जो राजनीतिक गुम व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट देती है। तो इसके अंतर्गत आपकी बोहरा समिति आती है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की हुई थी? तो ये आपके राजमन्नार आयोग के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मानव अधिकार से सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी होगा कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया और भारतीय संविधान की उद्देश्य का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित किए और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई थी? तो विश्वव्यापी घोषणा आपकी 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपके टोटल 30 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट आता है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो यह मानव होने के नाते मानव गरिमा पर होना इसका एक प्रमुख बल होता है। तो ऑप्शन डी होगा। निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वतंत्रता और समानता। ऑप्शन बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी निजता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आप
आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें निजता का अधिकार सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए आता है सम्मान, स्वतंत्रता, समानता। ऑप्शन बी जीवन का अधिकार आता है। ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी आता है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा कि सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 और 2 के तहत सम्मान, स्वतंत्रता, समानता की आधारभूत संकल्पनाएं, अनुच्छेद 3 के तहत जीवन का अधिकार तथा अनुच्छेद 25 के तहत उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता शामिल है, जबकि सार्वभौमिक आधारभूत आय का जो अधिकार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है, तो इसमें आपके जो ये प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपकी व्याख्या देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो कि 1948 के तहत अनुच्छेद 1 से 21 तक उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा गया और अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार माना जाता है और अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार और मानवाधिकार के रूप में शामिल है। और इस तरीके से काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों जो हैं वह द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये अलग अलग दिया गया है, तो इसमें एक से अधिक आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो ये मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी कि यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। और इसमें दूसरा कथन आता है कि यह शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों पर वापस लेने यानी कि रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा आता है कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन सत्य होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो शहर के अधिकार से रिलेटेड अभी आप पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आपका फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आपका बन जाए, क्योंकि ये आईएएस 2021 में पूछा गया है, तो आपका पीसीएस में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो आईएएस के जो फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं वो आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। शहर का अधिकार के संदर्भ में बात की जाए तो इसका विचार एवं स्लोगन जो है सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक समाज विज्ञानी हेनरी लेफेवेफर द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था और लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का अधिकार वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। शहर का अधिकार शहर के सभी निवासियों जिसमें आप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने या सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा जिसका तात्पर्य यह होता है कि यह शहरों में लोक सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों तथा अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य शहर के अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं करता। इस कारण से आपका दूसरा कथन तीसरा कथन सत्य है, लेकिन पहला वाला गलत क्यों है इसके संदर्भ में बात करें तो यह अक्टूबर 2016 में क्योटो यानी कि इक्वेडोर में संपन्न आवासन एवं शहरी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट थर्ड में अपनाए गए नए शहर के अधिकार को शामिल किया गया और इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई, जिसके बजाय इस एजेंडे में सरकार को अपने कानूनों को शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस कारण से कथन पहला आपका सत्य नहीं होगा और इसी कारण से आपका दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण आदेश जारी किया गया है, तो ये कब जारी किया गया है, तो ये ऑप्शन ए होगा जिसमें अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछा गया है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा 1993 में। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा सही है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह अधिनियम जो है वह
28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? मानवाधिकारी को बेहतर संरक्षण देना, मानवाधिकार की सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। तो ये तीनों ही प्रावधान आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन ए समानता से संबंधित अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित अधिकार, ऑप्शन सी आता है जीवन से संबंधित अधिकार, और ऑप्शन डी आता है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपका जो ये 2023 में MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये आपका जब उत्तर कुंजी आई थी तो इसको कुछ प्रश्न को बाहर कर दिया गया, मतलब कि डिलीट कर दिया गया। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में धारा 2 के अंतर्गत आया हुआ था, जिसमें मानवाधिकार से जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेरित होते हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं और सन्निकट भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। शिक्षा से संबंधित अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत मूल अधिकारों से अंतर स्थापित किए गए हैं। साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अनुच्छेद 26 के तहत शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार में शामिल किया गया। तो इस कारण से देखा जाए तो प्रश्नगत में चारों जो विकल्प दिए गए हैं वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको डिलीट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो लोक सेवक की परिभाषा के संदर्भ में बात की जाए तो यह धारा 2M में दी गई है, तो ऑप्शन डी होगा कि 2M में कहा गया है कि लोक सेवक को इसमें परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशक्त बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका जो है वह राज्य के सशक्त बल इसमें शामिल नहीं है, बल्कि आपकी नौसेना, थल सेना, वायुसेना सभी को इसकी परिभाषा में शामिल किया गया है, या फिर संघ का कोई भी अन्य सशस्त्र बल इसमें शामिल है। सिर्फ इसमें राज्य के सशक्त बल शामिल नहीं है और संघ के सशक्त बल इसमें शामिल है। और यह अधिनियम जो है वह 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस समिति के सदस्य नहीं होते हैं? मतलब कि इस समिति में कौन से किस मतलब सदस्य नहीं होंगे? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा में विपक्ष का नेता, और ऑप्शन डी राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि राज्यसभा के सभापति इसके अंतर्गत आएंगे। कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री की एक समिति गठित की जाती है, जिसमें सदस्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। साथ ही साथ इसमें इस समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इस आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशें करने वाली समिति के कौन सदस्य हैं? राज्यसभा के सभापति, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार के पदेन सदस्य जो हैं वह आपके भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है कि अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, ऑप्शन बी आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, ऑप्शन सी सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, और ऑप्शन डी आता है कि अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें भी आपका ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, तो इस कारण से आपका कोई भी उत्तर नहीं है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया, और उनकी जो मैक्सिमम आयु थी वह 70 वर्ष जो भी पहले इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते थे। इस कारण से कथन ए, बी, सी इसमें नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार के अधीन किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होता है। और संशोधन से पूर्व मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो पद धारित करता है, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, तो इसके अंतर्गत आता है।
जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो वह आपका 3 वर्ष होगा, पहले आपका 5 वर्ष था। फिर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि के संदर्भ में पद ग्रहण की तारीख के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वह आपका पहले जैसे जब आता था तो उस टाइम भी 5 वर्ष था, लेकिन प्रेजेंट में इसका 3 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। तो इस कारण से आपका यहाँ अगर 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष होता तो वह आपका सही होगा, लेकिन ये आपका 2019 में किया गया, ये आपका 2019 के पहले का क्वेश्चन है, तो इस कारण से इसमें आपका आंसर कोई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा आते हैं कि इसके राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारशी व्यक्ति की होती हैं और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना एक आज्ञापरक होता है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये भी आपका पहले 2019 के पहले का है, तो इसमें संशोधन हुआ है। तो इसके डायरेक्ट इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई इसका उत्तर नहीं दिया गया। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है वह 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम को संशोधित कर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया। इसके अलावा आयोग के गैर अन्य न्यायिक सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है और आयोग की शक्तियाँ सिफारिशें प्रगति है और राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थाएं प्रेरणाएं हैं। अब आता है नेक्स्ट कि निम्न पर विचार करना है। कथन और कारण दिए हैं। कथन कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आता है कि उक्त विषय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें बात की जाए तो आपका ए और आर दोनों ही गलत है। इस कारण से आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें ना पहला कथन सत्य है ना ही दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो आयोग के अध्यक्ष के संदर्भ में आता है तो इसमें भी आपका उसी तरीके से है जो आपका दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के लिए पात्र किया जा सकता है, जो 2019 में संशोधन किया गया है। तो इस कारण से ये आपके कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा भारत में मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो ये प्रथम अध्यक्ष के संदर्भ में बात की जाए तो यह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो कि इसमें पहले नहीं, क्योंकि ये 2021 का और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 21 जून को अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया था और उनके पूर्व HL दत्तू बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद हेतु अधिकृत होता है। तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है 53 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो यह राज्यों के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वह नियुक्ति आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये समिति की जो अध्यक्षता होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, बल्कि इसकी जो समिति का जो अध्यक्ष मतलब कि जो एक तरीके से इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय के प्रभारी और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है, कौन शामिल होते हैं। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ए और सी 2 होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा ए और सी आएगा। तो ऑप्शन आपके 2 आएंगे इसमें, ये 2 सही है।
नेक्स्ट आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका आता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद में हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास होती है, तो वह राज्यपाल के पास होती है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर का विश्लेषण करना है। कथन कहता है पहला कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को प्रोत्साहित करता है, और दूसरा कहता है कि आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बात की जाए तो आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, और साथ ही साथ इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए आता है। तो इसमें आपका जो डी है वो नहीं होगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, तो ये आपका मानवाधिकार का कार्य नहीं है, बल्कि मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना ये भी इसका कार्य है। किसी जेल को देखना ये भी इसका अधिकार है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना भी इसका प्रमुख अधिकार होता है, और आपका ऑप्शन डी जो है इसका अधिकार नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा। राज्य आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये आपका राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी को समझा जाता है, लोक सेवक समझा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि मानवाधिकार न्यायालयों के मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस के संदर्भ में है, तो वह 7 वर्षों तक प्रैक्टिस करता हूँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा कि इसे सिविल न्यायालय समझा जाता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन कि सशक्त बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या कर सकता है, तो इसके अंतर्गत बताना है यह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67 नंबर का कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी राज्य का वित्त आयोग, ऑप्शन सी लोकसभा का सचिवालय, ऑप्शन डी केंद्र का वित्त आयोग। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि वह संवैधानेतर संस्था है, और इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया, जो अन्य 3 संस्थानों में कार्य करता है, जिसमें ये जो अन्य 3 संस्थान है जिसमें राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वह 243 झा के अंतर्गत एवं आमा के अंतर्गत और संसद का सचिवालय का गठन अनुच्छेद 98 के अंतर्गत आता है, और केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 और 281 में आता है। निम्न में से किस एक की प्रायस्थिति अन्य तीनों से भिन्न होती है, तो अन्य तीनों से भिन्न इसकी प्रायस्थिति देखी जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। अब आता है निम्न में से कौन सी किसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में। ऑप्शन सी आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, और ऑप्शन डी आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। तो इसमें आपका और सब सही है, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना 1954 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 में। तो ऑप्शन बी आपका गलत होगा, और ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे वह MC सीतलवाड़ रहे हैं, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, दूसरा आता है कि इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, तीसरा आता है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN बेकन चलैया कर रहे हैं, चौथा आता है कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक,
आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका पहला और तीसरा जो कथन है वो सत्य है, तो इसके साथ ऑप्शन बी हो जाएगा। तो संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति जो है वह 22 फरवरी 2000 को प्रस्ताव में जस्टिन एम.एन. बैकनचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, ना कि संसद द्वारा। इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था और अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश किया जाता है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? एम.एन. बैकनचलैया की अध्यक्षता में, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दिया गया है, तो इसमें कोई भी आपका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं। कि जल यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 को किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपके अध्यक्ष बनेंगे, ना कि आपकी जिस तरीके से ऑप्शन में दिए गए हैं ये अध्यक्ष रहेंगे। स्वर्ण सेन समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह कौन सा प्रश्न था, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन सी है वो आएगा, क्योंकि इन्होंने मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता का विचार दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अध्यक्षता में की गई थी, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति पर आधारित है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका आता है ऑप्शन बी की संथानम समिति की अध्यक्षता के आधार पर आधारित है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो नहीं है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वह वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और संथानम समिति की सिफारिशों का गठन हुआ था। वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित विधि के तहत वर्तमान में सांविधिक दर्जा प्राप्त था और इसे उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और प्रवर्तन निर्देशालय। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वह सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह भी सही है, लेकिन आपका जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है वह 1988 में आया हुआ था, ना कि 1985 में, और आपका प्रवर्तन निर्देशालय जो है इसकी स्थापना प्रवर्तन निर्देशालय की 1956 में हुई थी। तो इस कारण से आपका सी और डी दोनों ही आपके गलत, मतलब कि दोनों ही गलत होंगे। तो आपका पहला और दूसरा सही है। तो इसका भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वह 1988 में आया और प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में आया। इस कारण से आपका सी और डी दोनों ही आपके उत्तर होंगे, क्योंकि इसमें सी और डी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की पूछा गया है कि मंडल आयोग जिनसे प्रस्ताव में अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया को गठित करने वाले थे वो मोरारजी देसाई थे, तो ऑप्शन बी होगा कि मंडल आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340वें प्रावधान के हेतु गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य जिसमें दीवान मोहनलाल आर भोले, दीनबंधु साहू के सुब्रमण्यम थे, और दीनबंधु साहू ने नवंबर 1989 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया हुआ था और 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी हुई थी। मंडल आयोग किस वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा 1977 में। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें धार्मिक कारण इसके अत्याचार का कारण नहीं है, बल्कि भूमि निर्वसन, ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी इसके अंतर्गत आते हैं। कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के कारणों में भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता आती है, जबकि आपका धार्मिक कारण नहीं आता है।
82 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 315 आता है, जिसके अंतर्गत इनका प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए आता है कि यह राज्य के लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। ऑप्शन बी आता है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग में कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी आता है कि इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। और ऑप्शन डी आता है कि यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक कैसी संस्था है, इसके संदर्भ में बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान में इसका उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85 नंबर का कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन बी होगा कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 323 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसमें ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाता, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसके संदर्भ में बताना है। ऑप्शन ए आता है कि यह संबंधित राज्य इस संबंध में करार कर सकते हैं। ऑप्शन बी आता है कि संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बात की जाए तो ए और बी दोनों ही सत्य होते हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है? जब संबंधित राज्यों से के निवेदन पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन दिए गए हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो वह भारत के राज्यपाल मतलब कि राज्य के राज्यपाल होते हैं जिनके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन ए आएगा कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है? तो ये आता है अनुच्छेद 317 जिसके अंतर्गत हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके आधार पर हटाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी होगा कि उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा आता है कि आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें बात की जाए तो आपका दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने से संसद की कोई भूमिका नहीं होती? पहला आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरे आते हैं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के और चौथे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके अंतर्गत बताना है कि हटाने की शक्ति की भूमिका किसके पास नहीं है? तो ये आपका केवल 3 होगा कि इसमें आपका अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं इनकी भूमिका संसद में कोई भी नहीं, किसी भी पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका नहीं होती है। तो ये आपका सिर्फ ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि तीसरे कथन के साथ ऑप्शन डी आपका सही होगा। व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस न्यायालय की अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। जबकि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
हटाने से संसद की भूमिका होती है और इसे अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करके राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर होगा, तो ऑप्शन डी आएगा, इसमें परामर्श नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों और निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति होंगे, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, किसके लिए होगा? तो यह राज्य की मांग और राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर ये होगा, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा इसमें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाएगा कि अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं और इसका राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो ये व्यय से संबंधित आपका अनुच्छेद 322 होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो व्यय है वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो कार्यों का प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह अधिनियम कौन सा था? तो वह अधिनियम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, जिसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए तो इसके संदर्भ में इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 98 के क्लॉज 6 के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। सर रॉस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ यानी कि लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया और प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग का स्थापना की गई और 1935 के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। इसके अंतर्गत आता है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया वो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया, तो ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य जो है वही आपके 5 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है जिसमें पूछा गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपकी रोज बैथू जो है जो इसकी अध्यक्ष नहीं रही हैं, कि श्री रोज एम बैथू जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1992 से 1996 तक इसके पद पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि इसमें नाम बताना था, तो ये रोज बैथ्यू रही हैं, तो ऑप्शन बी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही के चरित्र चित्रण के संदर्भ बात किया जाए तो इसमें लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होना, ये ऑप्शन डी आएगा इसके अंतर्गत। कि भारत में संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार ही लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुंचाती है। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। नौकरशाही से अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो और इसका अर्थ यह होता है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है और भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसे अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारियों और लोक उपक्रमों के तकनीक तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं और यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनयिक स्थायित्व लोकसभा में विश्वास मत पर निर्भर
निर्भर करता है इसके अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो प्रसाद के सिद्धांत के संदर्भ में बात की जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा कि अनुच्छेद 310 जो होता है वह प्रसाद के सिद्धांत के रूप में उल्लेखित करता है। इसके संदर्भ में व्याख्या की जाए तो अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संरक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो वह राज्य के राज्यपाल में प्रसाद पर्यंत पद धारित करता है, तो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ था? तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ऑप्शन डी होगा, प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग की अध्यक्षता में, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया था, तो ऑप्शन बी होगा कि 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आज जो हमारे जो क्वेश्चन किए गए हैं लोकपाल और जितने भी आयोग थे उनसे रिलेटेड, तो उनसे ये लास्ट ही क्वेश्चन है जो 111वें नंबर का आता है कि निम्न में से किन तिथियों पर किस देश में भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आएगा कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसे वर्ष 1947 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षकों अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में अभिहित किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में 2006 में यह दिवस मनाया गया था। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो फिनिश होती है, मतलब कि लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड जो टॉपिक था, मतलब कि जितने भी आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, जो मानवाधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, इन सभी से आयोग जितने थे इनको कवर किया गया। नेक्स्ट क्लास में आपका अस्थायी विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनको कवर किया जाएगा। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।